Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we will discuss about the first chapter of geography, that is resources and development. Let's begin the chapter. Our first paragraph basically discusses about the definition of resources. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है, विच कैन बी यूज, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, उसके लिए कंडीशन बताई गई हैं कि पहला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रौद्योगिकी रूप से जो है उसका एक्सेस जो है वो आसानी से किया जा सके। सेकंड जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो है इकोनॉमिकली फेजिबल, आर्थिक रूप से उसके अंदर संभावनाएं मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ ही कल्चरली जो है उसे सांस्कृतिक रूप से एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। किस फॉर्म में? कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज, वो क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेज कहलाएंगे। जो अभी तीन जो क्वालिटीज़ जो बताई गई हैं इनको पूरा करते होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिसोर्सेज होंगे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिकली फेजिबल, और थर्ड कंडीशन है हमारी कल्चरली एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट हमारे जो पैराग्राफ दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेंटर में है और ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? नेचर के साथ। नेचर में जो भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ जो है नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते क्या करते हैं? वो नई चीज़ें बनाते हैं, नई इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, नई खोज जो है वो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। यानी कि जो प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो इन्वॉल्व करती हैं तीन चीज़ों को। कौन कौन है? रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मानव क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, थ्रू टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन को निर्माण करते हैं टू एक्सलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस लिए? आर्थिक गति को जो है वृद्धि करने के लिए, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? क्या आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, जो हमें संसाधन मिलते हैं, वो प्राकृतिक रूप से क्या है? हमारे लिए गिफ्ट हैं, एक वरदान की तरह हैं। वरदान तो है, लेकिन क्या मोस्टली पीपल जो है वो सोचते हैं कि जो भी रिसोर्सेज जो हैं वो तो नेचर ने हमें दे ही दिए, इसमें ह्यूमन का क्या रोल है? एज इज़ एज्यूम्ड बाय मैनी, ऐसा क्या क्या है? बहुत सारे लोगों के साथ एज्यूम किया जाता है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे मानते हैं। दे आर नोट, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज क्या हैं? संसाधन क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका रिजल्ट है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स क्या है? एक नेसेसरी कंपोनेंट है किस चीज़ का? रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ह्यूमन क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं जो भी मटेरियल नेचर में अवेलेबल है उसका, एनवायरनमेंट से वो लेकर क्या करते हैं? रिसोर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, जो हमने डिस्कस किए रिसोर्सेज के बारे में, उसको अलग अलग तरीके से जो है किस प्रकार विभाजित किया जाता है, किस प्रकार बांटा जा सकता है, वही कंडीशन में दी गई है। सबसे पहले कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार जो है वो बांटे जा सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स के माध्यम से। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे विकास की प्रक्रिया है उसके आधार पर हम इसको चेंजेस में बांटते हैं, किस प्रकार? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स और रिजर्व्स के माध्यम से। अभी हमने बात की रिसोर्सेज की, जो हमने अलग अलग वे में डिवाइड किए, जो हमने देखा कि रिसोर्सेज केवल नेचुरली नहीं है बल्कि ह्यूमन भी जो क्या करते हैं उनको क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इनको बांटा गया है दो भागों में रिसोर्सेज को। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, सेकंड वन इज़ ह्यूमन बींग्स जो क्रिएट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, और जो रिन्यूएबल हैं वो हमारे डिवाइडेड हो जाते हैं किस चीज़ में? कॉन्टीन्यूअस और
फ्लो जो है वो इनका चलता रहता है कंटिन्यूअस। इसमें वाटर जो है वो इसका एग्जांपल, और इसके साथ ही जो विंड जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएंगे। इसके साथ ही बायोलॉजिकल जो है वो अलग अलग डिवाइड हैं किस प्रकार, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं हमारी, जो वेजिटेशन है हमारे फॉरेस्ट हैं, इनमें डिवाइडेड हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल जो है उसमें हमने देखा कि 2 प्रकार से जो भी ये भी जो है वो बटे हुए हैं, रिसाइकेलेबल और नॉन रिसाइकेलेबल। ह्यूमन जो है वो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन वो किस प्रकार फॉर्म करते हैं, और इसके साथ ही क्वालिटी और क्वांटिटी किस प्रकार जो है वो डिवाइड रहती है, ये सब हम इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जिस प्रकार रिसोर्सेज जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं, एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, नेचर की तरफ से उपहार हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं एज ए रिजल्ट। और उसका परिणाम क्या निकला है, ह्यूमन बींग्स यूज देम, ह्यूमन बींग्स ने उसका यूज़ किया है इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैज़ लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। एक तरीके से अंधाधुंध जो है इसका शोषण किया है, इसका यूज़ किया है रिसोर्सेज का, जिसके कारण जो है काफ़ी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो गई हैं। और वो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आई हैं। फर्स्ट वन इज़ डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। केवल कुछ लोगों की जो है लालचवश क्या हुआ है, जो नेचर है उसका काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उसका दुरुपयोग जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही सेकंड वन इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जो रिसोर्सेज हैं वो केवल कुछ ही हाथों तक सिमट कर रह गए हैं, यानी कि केवल कुछ ही लोगों तक उसकी पहुंच है। विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है इनटू द 2 सेगमेंट, 2 अलग अलग सेगमेंट में। फर्स्ट वन इज जिनके पास हैव्स और हैव्स नॉट जो है ये डिवाइडेड है, यानी रिच और पुअर के बीच जो है, गरीब और अमीर के बीच जो खाई इन्होंने स्थापित कर दी है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भयानक स्थिति है। नेक्स्ट वन इज indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ओजोन लेयर डिप्रेशन, और इसके साथ ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। यानी कि एक तरीके से बात की जाए तो अगर संसाधनों का इसी तरीके से शोषण होता रहा तो वर्तमान समय में जो संकट पैदा हुए हैं, जैसे कि एक तरीके से ओजोन लेयर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो परत है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और इसके साथ ही जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ ही पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और भूमि का जो लेवल है वो डिग्रेड होता जा रहा है, निम्नीकरण जो है वो एक तरीके से होता जा रहा है। यानी कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी 3 समस्याएं, मेजर प्रॉब्लम हमने देखी। फर्स्ट वन क्या थी कि केवल संसाधन जो है कुछ ही लोगों तक जो है सिमट कर रह गई हैं, जिसके कारण जो है अमीर और गरीब की खाई जो है वो लगातार बटी है, और जिनके पास संसाधन ज़्यादा हैं वो काफ़ी अमीर होते चले जा रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो क्या है, वो गरीब होते चले जाते हैं, और एक तरीके से आर्थिक विकास भी जो है उनका रुक जाता है। यानी कि रिसोर्सेज जो हैं अलग अलग सोसाइटी को डिवाइड कर रही हैं। जो नेक्स्ट वन क्या था, हमने देखा कि रिसोर्सेज अगर ज़्यादा इसी प्रकार इसका शोषण होता रहा, अंधाधुंध प्रयोग अगर चलता रहा, तो वर्तमान समय जैसे हमें समस्याएं देखने को मिलती है इससे ज़्यादा भयंकर रूप देखने को मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ पर हमने बात की ओजोन लेयर में जो है क्षय देखने को मिल रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, और इसके साथ ही भूमि का डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके साथ ही हमने फर्स्ट वन पॉइंट जो देखा था कि किस प्रकार जो है कुछ लोगों के लालचवश के कारण जो है संसाधन जो है हमारे रिसोर्सेज जो है उनका ह्रास लगातार हो रहा है। केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है वो वनों का लगातार काटा जा रहा है, और यहाँ पर जो है खनन अवैध तरीके से जो है कार्य लगातार चले जा रहे हैं, जिसके कारण जो है भूमि का लेवल जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, और अनेक तरीके की समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यानी कि ह्यूमन क्वालिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा किस तरीके हो, एक तरीके से बेटर लेवल पर जो है बंटवारा किया जाए, एक तरीके से न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, जिससे व्यक्ति और जो समाज है वो अच्छी तरीके से जो है लाइफ जी पाए, और विश्व शांति जो है वो बनी रहे, ग्लोबल पीस जो है वो बनी रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर कुछ ही व्यक्तियों और कंट्रीज़ के द्वारा जो है ये संसाधनों का शोषण जो है वो लगातार जारी रहता है, कंटिन्यूज़, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। यानी कि अगर कुछ व्यक्तियों जो और राष्ट्र अगर संसाधनों का शोषण इसी प्रकार करते रहेंगे तो हमारा भविष्य जो है अवश्य ही खतरे में है, अंधकार में है। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life.
यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे संसाधन जो हमारे हैं उनके लिए जो है एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता है, एक बेहतर योजना की आवश्यकता है कि किस प्रकार जो है इनका सुटेबल तरीके से यूज़ किया जाए हमारी लाइफ के लिए। सुटेबल एग्जिस्टेंस इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सुटेबल एग्जिस्टेंस है वही एक कॉम्पोनेंट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। बेसिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली डेवलपमेंट तो करता है, विकास तो करता है, लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, वातावरण को, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रोसेस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके साथ जो है किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, उनके लिए जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं, उनके लिए भविष्य की अवहेलना जो एक तरीके से उनकी नहीं की जाती। यानी कि विकास तो होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रहती है और इसके साथ ही भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके विकास की भी अनदेखी यहाँ पर नहीं की जाती। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit। यानी कि रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है 1992 के अंदर 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, एक समिट का आयोजन करते हैं जिसे हम किसके नाम से जाने जाते हैं, पहला पृथ्वी का जो है सम्मेलन कहा जाता है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वाज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस समिट के अंदर क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो गंभीर समस्याएं पर्यावरण के सामने आ रही हैं और एनवायरनमेंट को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, विश्व स्तर पर जो है किस प्रकार इसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके बारे में जो है द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। जो यहाँ पर व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, राष्ट्रों के अध्यक्ष जो इकट्ठे, उन्होंने क्या किया है, इस डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए गए हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopt agenda 21। इस सम्मेलन के द्वारा क्या है, एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली एजेंडा 21 क्या है। इट इज़ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएनसीडी की जो है ये फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पर कि किस प्रकार जो है एक एजेंडा जो है ये साइन किया जाता है रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर 1992 के अंदर, विच टूक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। इट एम्स, इसका एम्स क्या था, उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल क्या है, किस तत्व विकास करना है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंट डैमेज को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉवर्टी, जो हमारी गरीबी है उससे लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके, उसके भयावह जो स्थिति है उससे निजात पाई जा सके। डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। और ऐसे सारे जो मुद्दे जो है डिस्कस किए गए जिस पर जो है लोगों के साझा हित जो है वो मैटर करते हैं। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमारी म्यूचुअल नीड्स हैं और इसके साथ ही हमारी नीड्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सरकारें हैं उनको क्या करना चाहिए, लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या है, इसके लिए अपना एक अलग तरीके से जो है लोकल एजेंडा जो है वो बना लेना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार यूज़ किया जाए ताकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके और उनका शोषण जो है वो ना हो और आने वाले फ्यूचर में जो पीढ़ियाँ हों उनके लिए भी संसाधन जो हैं वो उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India। किस प्रकार संसाधनों का जो है यूज़फुल वे में प्रयोग किया जाए उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए रिसोर्सेज की। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन एक कंट्री लाइक इंडिया, और इसके लिए भारत जैसे देश के लिए तो और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर जो है रिसोर्सेज जो हैं उनकी उपलब्धता भी है और इसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा में उपलब्ध है। देर आर रीजनस विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन अदर
सम अदर रिसोर्सेज, यानी कि कुछ रिसोर्सेज यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टेट जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं हैं। देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources, यानी कि कुछ ऐसे हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ तो ऐसे समृद्ध प्रदेश हैं रिसोर्सेज के मामले में जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रिचनेस जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जो है रिसोर्सेज से लेस हैं, काफ़ी कम जो है ऐसे स्टेट हैं जिनके पास जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। बाकी सभी स्टेट जो हैं वो बेसिकली एक तरीके से अलग अलग, फॉर द एग्जांपल द स्टेट ऑफ झारखंड, अगर हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर क्या है मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एंड कोल्ड डिपॉजिट, और यहाँ पर क्या होते हैं जो कोयला संसाधन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्याप्त हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, जल के स्रोत जो है वो बेसिकली रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। अगर इसी तरह हम राजस्थान की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर कमी है किसकी, वाटर रिसोर्सेज की, जल संसाधनों की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटेडली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये एक तरीके से आइसोलेटेड है अलग कंट्री से। किस प्रकार, इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता है, बट इट इज़ इन डेफिशिएंट इन वाटर, यहाँ पर क्या है वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स और खनिजों की भी। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल्स, यानी कि हमने ऊपर अलग अलग एग्जांपल देखे किस प्रकार छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होने के कारण भी जो है ये स्टेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ये समृद्ध प्रदेश नहीं बन पाए हैं। तुलना करें कुछ अदर स्टेट की, जैसे अगर हम एग्जांपल लें हमारे हरियाणा स्टेट का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन उसके मुकाबले जो है समृद्धि और डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हासिल की है विदाउट रिसोर्सेज के, जैसा कि इन स्टेट में हमें देखने को मिला था। राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन जल संसाधन की जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर इनकी कमी देखने को मिलती है, यानी कि इस प्रकार कुछ ना कुछ एरिया जो है वो कहीं ना कहीं कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर अलग अलग विविधता जो है डाइवर्सिटी हर स्टेट में देखने को मिलती है कि किस प्रकार जो है कुछ राज्य जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण हैं, समृद्ध हैं, लेकिन कुछ के पास बिल्कुल संसाधन नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और रीजनल और लोकल बॉडीज़ जो हैं इन्हें इस तरीके से जो है एक तरीके प्लानिंग की जानी चाहिए जिससे यूज़फुल वे में जो है रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा सके। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिसोर्सेज को जो है प्लान करने के लिए जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है वो काफ़ी जटिल मानी जाती हैं। इसके लिए क्या क्या इंक्लूड है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उन संसाधनों की पहचान करनी होगी, फाइंड आउट करना होगा कि किस प्रकार के जो है रिसोर्सेज किस स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं कंट्री के अंदर। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, यहाँ पर क्या होंगे हमें बहुत सारे सर्वेक्षण करने होंगे, मैपिंग करनी होगी, और इसके साथ ही एंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटिव एजम्पशंस और मेजरमेंट जो है यहाँ पर करने होंगे रिसोर्सेज के लिए। थर्ड पॉइंट हमें बताया गया है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और क्या करना होगा एक उचित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा, स्किल का यूज़ करना होगा, एंड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप करने होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसी के माध्यम से क्या है हम राष्ट्र के लिए जो है एक उचित प्रकार से प्लानिंग सक्सेसफुल कर पाएंगे। इंडिया हैज़ मेड
concerted effort for achieving the goal of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। स्वतंत्रता के बाद जो है हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो बनाई गई थी, जिसके माध्यम से क्या किया हमने, किस प्रकार रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए उसके लिए हमने प्लानिंग की थी। इंडिया ने पहले ही जो है इसके लिए प्लानिंग की थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि उसके पास जो है संसाधनों की पहुँच हो उसके एरिया में, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes technology and institution may hinder development। There are many regions in our country that are rich in resources but these are इंक्लूड ऑफ इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। यानी कि हमने अभी बात की थी किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है फाइनेंशियली वो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रिच जो हो यहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है ये इलाके यहाँ पर कुछ देखने को मिलते हैं। ऑन द कंट्री देर आर सम रीजन्स, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच है वे पुअर रिसोर्सेज, जहाँ पर गरीब जो है वो एक तरीके से हैं और उनके पास संसाधन जो है काफ़ी कम मात्रा में मौजूद हैं या नहीं है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, और वो क्या है इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। क्या आप ऐसे क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो क्या है ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी बैकवर्ड रह गए, अभी हमने डिस्कस किया। एंड सम रिसोर्सेज पुअर, जो कि कुछ जो है ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ नहीं है या कम ही है मात्रा में, काफ़ी गरीब कंडीशन है, बट इकोनॉमिकली उन्होंने क्या किया है डेवलपमेंट किया है। रीज़न ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, गिव रीजन्स फॉर सच ए सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन को है अज्यूम कीजिए और उसका जो है आंसर फाइंड आउट करने की क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स। जो हमारा इतिहास है वो एक तरीके से रिवील करता है किस चीज़ को, that rich resources in colonies were the main attraction for foreign invaders। यानी कि जो भी हमारे किसी भी राष्ट्र के रिसोर्सेज हैं वो विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनके लिए क्या रही हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट रही हैं, मेन अट्रैक्शन का रीज़न रही हैं। इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल। उन्होंने क्या किया है, जो उपनिवेशकारी राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, एक बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, एक एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। किस प्रकार उन्होंने जो है राष्ट्रों का शोषण किया है और अपनी सत्ता जो है वो स्थापित की है, अपनी एक तरीके से सुप्रीमेसी यहाँ पर स्थापित की और उनके जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। इंडिया को अगर देखा जाए तो ब्रिटेन ने किस प्रकार जो है इंडिया में आकर यहाँ के जो है कृषि एग्रीकल्चर जो था, जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और किस तरीके से जो उन्होंने अपने संसाधनों को जो है किसके लिए, ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए, ब्रिटेन में सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर यूज़ किया है। इनका इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनका एक तरीके से बुरी तरीके से शोषण यहाँ पर देखने को मिलता है। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं किस लिए, विकास के लिए, ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate टेक्नोलॉजी। लेकिन केवल तभी करते हैं जब उसके लिए क्या है उचित प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाए। एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, और जो है उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाएँ, चेंजेस लाए जाएँ। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज इन डिफरेंट फेजेस। इंडिया ने अलग अलग फेजेस में जो है इसका एक तरीके से सहा है, इसका अनुभव किया है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इज जनरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experience of the people। यानी कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए कौन कौन एक तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर जो है रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है एक तरीके से डाइवर्सिटी हैं, उपलब्ध हैं। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनके साथ साथ क्वालिटी पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, और जो है हिस्टोरिकल एक तरीके से बात की जाए अनुभव भी जो है, एक्सपीरियंस भी जो है वो यहाँ पर इंडिया के पास रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस प्रकार जो है जो हमारे संसाधन हैं उनका संरक्षण किया जाए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षण किया जाए। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलिटरिज्म ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल
problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important, यानी कि संसाधन जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, बट इरेशनल कंजप्शन की वजह से और ज़्यादा जो है उपयोग करने की वजह से, यानी कि एक तरीके से अति यूज़ के कारण, ज़्यादा यूज़ के कारण क्या हुआ है, रिसोर्सेज जो हैं वो किस प्रकार जो है लीड कर रही हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या है, रिजर्वेशन को जो है कंजर्व करना आवश्यक हो जाता है एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न, ये जो है एक मेन कंसर्न भी रहा है किसका, ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट, जो हमारे पास्ट में थिंकर रही हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज। गांधी जी का जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय विषय रहा है रिसोर्सेज को लेकर। उनके वर्ड्स क्या थे, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरीके से बात की जा रही हैं कि हमारे पास जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों की जो है नीड्स जो हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जो he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses, यानी कि गांधी जी एक तरीके से बात करें कि जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो क्या हैं, पर्याप्त हैं। एक तरीके से नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जितने रिसोर्सेज होने चाहिए उतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं रिसोर्सेज का जो है एक तरीके से लालच के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि ऐसे ग्रीडी, लालची और सेल्फिश लोगों के लिए जो है रिसोर्सेज नहीं हैं। उन्होंने क्या कहा है, He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause, उन्होंने क्या है इसे एक बहुत बड़ा रीज़न माना है, रूट कोज माना है ऑफ रिसोर्सेज डेप्रिशिएशन, रिसोर्सेज के घटने का, रिसोर्सेज का अति दोहन होने का एट द ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और इसे रिप्लेस करना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय मैसेज, किसके द्वारा, यानी कि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन किस लिए हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, पब्लिक के हेल्थ जो है एक तरीके से बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जन समुदाय का जो है उत्पादन के वो पक्षधर थे। At the international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968. 1968 के अंदर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की एक तरीके से बात की जाती है क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है 1968 में। उसके बाद जो है 1974 के अंदर जो है गांधी जी की जो फिलोसफी थी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड, दोबारा प्रेजेंट की जाती है बाय किसके द्वारा, सोमेश्वर इन हिज बुक, और उनकी बुक का क्या नाम है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, द सेमिनल contribution with respect to resources conservation at global level was made by the Brundtland Commission report 1987, यानी कि 1987 की जो ब्रुटलैंड आयोग की जो एक रिपोर्ट दी गई थी किस पर, कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, उसे एक तरीके से बेस माना गया है। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस, इसके अंदर क्या बताया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसका एक जो है बेस बताया गया है, एंड एडवोकेटेड इट इज़ ए मीन्स फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक, जो एक बुक में पब्लिश की गई थी जिसका टाइटल क्या दिया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर जो है उसके अंदर एक तरीके से पब्लिश किया गया है इस रिपोर्ट को। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, इसके अंदर जो है पब्लिश करने के बाद जो है 1992 के अंदर जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है फर्स्ट, वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हो रहा है। अगली हेडिंग है हमारी लैंड रिसोर्सेज, भूमि पर जो हमारे संसाधन हैं, वो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं। वी लिव ऑन लैंड, हम जो है एक तरीके से धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हम जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस पर करते हैं, ऑन लैंड, भूमि पर ही करते हैं। वी यूज्ड इट इज़, और हम इन्हें डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। दस द लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, भूमि क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। इसके साथ ही
वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। ह्यूमन लाइफ, इसके साथ किस प्रकार जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके साथ ही लैंड इज एसेट, क्या है, एक एसेट है, किस लिए, ऑफ ए इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से सीमित है, लिमिटेड है, और इसका हमें यूज़ जो है काफ़ी सोच समझकर केयरफुल तरीके से जो है प्लानिंग के साथ करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लैनेट्स, और इसके साथ ही आइसलैंड, अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ ए प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी कि इंडिया के पास जो है काफ़ी ज़्यादा हमें वैरायटी पाई जाती है, किसके लिए, माउंटेन्स के तरीके में, एक तरीके से यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान जो है वो द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। 43% एरिया जो है वो कौन कवर करता है, लैंड का जो प्लेन है हमारे वो हमारे कवर करते हैं। इसके साथ ही जो माउंटेन है वो 30% एरिया जो है वो कवर कर रही हैं, और ensure perennial flow of some rivers, provide facility of tourism, और वो क्या कुछ जो है रिवर्स के कारण कुछ अलग अलग जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ की गई हैं, यहाँ पर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बसाए गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोवाइड फैसिलिटी किसकी, टूरिज्म की फैसिलिटी करते हैं। इसके साथ ही 27% एरिया जो है वो कंट्री का एक तरीके से पठार का हिस्सा है, और इसके साथ ही किस प्रकार जो है लैंड का यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइजेशन क्या है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, फर्स्ट है फॉरेस्ट के लिए, वनों के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड वन इज़ लैंड आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि ऐसे भूमि जिसका प्रयोग जो है वो हम खेती के लिए जो है वो यूज़ नहीं करते। कौन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बैरन एंड वेस्टर्न लैंड, यानी कि एक ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि जो है वो नहीं की जा सकती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि ऐसे भूमि जिसका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एग्जांपल दिए गए हैं बिल्डिंग्स के लिए, यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, यानी कि ऐसी भूमि जिसका खेती के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा बल्कि यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, फर्स्ट हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट के लिए यूज़, और जो सेकंड हमारे जो 2 पॉइंट दिए गए थे उसमें किस प्रकार जो कृषि जो है अयोग्य है, एक तरीके से यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, और यहाँ जो सेकंड है हमारी जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जा रही बल्कि ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, रोड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। थर्ड वन इज़ द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसी जो भूमि जहाँ पर जो है एक तरीके से किस प्रकार यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ परमानेंट पास्चर ऑफ एंड ग्रेजिंग लैंड्स, यानी कि एक तरीके से ऐसी भूमि जहाँ पर जो है स्थायी तरीके से जो है परमानेंट एक तरीके से जो चरवाहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या अदर जो है वो गोचर भूमि एक तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड वन इज़ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है फसलें पाई जाती हैं, विविध प्रकार के जो है पेड़ पौधे जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, जो कि एक तरीके से नेट एरिया में बोए गए एरिया जो है वह उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैंड अंडर, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल लेबर वेस्ट लैंड, एक तरीके से कृषि के लिए जो है अयोग्य भूमि है। इसके साथ ही नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फेलो लैंड्स करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी ऐसी भूमि जिसे 1 साल या उससे कम समय के लिए जो है एक तरीके से खुला छोड़ दिया जाता है, उसका यूज़ जो है वो कृषि के लिए नहीं किया जाता। अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट 1 to 5 ईयर, यानी ऐसी भूमि जिसका 1 से 5 ईयर तक जो है यहाँ पर कोई यूज़ एग्रीकल्चर का नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है हमारा नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंडेड ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट एरिया, यानी कि एक तरीके से शुद्ध जो बोया गया एरिया है वो किस प्रकार जो है इंक्लूड है, एक ऐसी कृषि जिसमें एक से अधिक बार जो है एरिया सोन मोर देन वंस, एक से अधिक बार जो है यहाँ पर खेती की जा रही है। इन 1 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ए ग्रास कोप्ड एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से शुद्ध जो बोया गया एरिया है यानी क्रॉस क्रॉप्ड एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया,
The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, density, technological capability और इसके साथ ही कल्चरल और ट्रेडिशनल एट्सेट्रा, यानी कि जो ह्यूमन जो यूज़ कर रही हैं भूमि का उसके लिए अलग अलग जो है फैक्टर्स हैं। एक तरीके से किस प्रकार यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती हैं भूमि की, जलवायु जो है वो किस प्रकार क्लाइमेट इफेक्ट डालती हैं, सोइल्स के टाइप जो है वो किस प्रकार अलग है, ह्यूमन फैक्टर किस प्रकार रोल प्ले करते हैं, पॉपुलेशन का क्या रोल है, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का किस प्रकार एक्सेस किया जाता है, और अलग अलग ट्रेडिशन किस प्रकार जो है इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 million square kilometer. Land use data, however, it is available on 93% of the total geographical area because of the land use reporting for the most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. यानी कि 3.2 एरिया जो है वो लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो यहाँ पर टोटल इसका इंक्लूड किया गया है, जिसमें 93% जो है वो भूमि यूज़ जिस पर हम कर रहे हैं केवल उसी के हमारे पास जो है डाटा उपलब्ध है, उसी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर जो है असम को छोड़कर जो है ये जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि जो एरिया जो है पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसे हम POK के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही जो चाइना में इंक्लूड हैं उस एरिया को इसमें इस सर्वे के द्वारा इस डाटा में कवर नहीं किया गया है। आगे हेडिंग क्या है हमारी, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। और जो चरागाही जो हैं, जो चरवाही जो है, जो वो भूमि थी वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट वी consequences of it? Most of other than the current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high। यानी कि एक तरीके से बात करी जाए तो यहाँ पर जो है पशुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और चारा जो है उसे हम किस प्रकार प्रोवाइड करा पाएंगे, इसके किस प्रकार जो है रिजल्ट सामने आएंगे उस पर जो है निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूमि जो है वो कैसी हैं, अनुपजाऊ भी जो है यहाँ पर भूमि पाई जाती हैं। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड 1 or 2 years इन ए, यानी कि साल के अंदर जो है 1 या 2 फसलें जो यहाँ पर उगाई जा सकती हैं, और कुछ तो जो है फसलें के अलावा जो है 1 या 2 साल के लिए इन भूमि को क्या करना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। 3 years के लिए भी इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया फॉर द परसेंटेज ऑफ NSA इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यानी कि 54% एरिया जो है यहाँ पर एक तरीके से बात की जाए तो यहीं पर जो क्या है एग्रीकल्चर किया जा रहा है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरियस ग्रेटली फ्रॉम द स्टेट टू अनदर, यानी कि एक तरीके से अलग अलग जो स्टेट है उसमें आंकड़ा जो है वो बदल जाता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। 80% एरिया किसका इंक्लूड है, पंजाब और हरियाणा का इंक्लूड है। एंड लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो है 10% से भी कम है मिज़ोरम का, और मणिपुर अंडमान निकोबार, यानी कि जो अदर जो हमारे स्टेट हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कम जो है यहाँ पर एरिया देखने को मिलता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ लोअर देन द डिस्पायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। इट वाज considered essential for the maintenance of the ecological balance, the livelihood of millions of people who live on other fringe of these forests depends upon it. A part of the land is termed as wasteland and put other non-agriculture uses। यानी कि जो 1952 के अंदर जो हमने अभी बात करी कि नई वन नीति जो है वो यहाँ पर लागू की जाती है। यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में जो है वन के एरिया जो है वो परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत सारे जो लैंड है वो हमारी क्या है वेस्टेज के रूप में जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉन एग्रीकल्चर यूजेज जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री किस प्रकार हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ इंडस्ट्री, उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ
टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंजर्व एंड मैनेज इट, यानी एक तरीके से जो है इसका उचित तरीके से जो है यूज़ नहीं किया जा रहा है, उचित तरीके से इनका प्रबंधन जो है मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। हैज़ रिजल्टेड, और इसका परिणाम क्या निकला है, इज़ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि का जो है वो एक तरीके से निम्नीकरण हो रहा है, दोहन हो रहा है भूमि का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। दिस इज इन टर्न हैज सीरियस रेस्पिरेशन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, और इसका पर्यावरण और समाज पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और काफ़ी गंभीर समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, भूमि का निम्नीकरण क्या किस प्रकार हो रहा है और इसके संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। वी हैव शेयर्ड अवर लैंड, हमने अपनी जो पृथ्वी है वो शेयर की हुई है विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू फॉर फ्यूचर जनरेशन टू, हमने पास्ट में भी इसका जो है यूज़ हमारे पूर्वज जो है वो यूज़ करते हैं, इसके साथ ही जो आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका यूज़ करेगी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, जो हमारी 95% जो है यूज़ हमारा कहाँ से है, भोजन से जो है वो एक तरीके से डिपेंड है। शेल्टर ऑफ क्लोथिंग, और बाकी जो डिपेंड करता है किस पर, घर पर, मकान पर, और जो हमारे कपड़े हैं उन पर, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, वो कहाँ से आते हैं, लैंड से आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ब्रॉट about degradation of land but have also aggravated the peace of natural forest to cause damage to land, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रही है जिसने न केवल भूमि को डिग्रेड किया है बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म भी किया है, जिसके कारण जो नेचुरल जो एक तरीके से बात की जाए जो प्राकृतिक जो फोर्स हैं वो ताकतें हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हुआ है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को लगातार एक तरीके से काटा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण, जो पशु जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अतिचारण हो रहा है। माइनिंग हो रही है जिस तरीके से अवैध खनन जो है यहाँ पर चलती हैं। एंड क्यूरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, वो भी किसके लिए जिम्मेदार हैं, भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंड आफ्टर एक्विलेशन excavation work in a complete leaving deep scars and trace over the burdening in state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforesting due to mining have caused severe land degradation, यानी कि जो जहाँ पर खनन की जाती है उन एरिया को एक तरीके से जो है काफ़ी खुला छोड़ दिया जाता है, काफ़ी गहरी खाइयाँ जो यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर बात की जाए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वनों का काटा जा रहा है, वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, भूमि डिग्रेडेशन को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम बात करें इन स्टेट लाइक गुजरात की, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। यहाँ पर क्या है, भूमि डिग्रेडेशन का वन रीज़न क्या है, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की जा रही है। इन अदर स्टेट, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि यहाँ पर जो सिंचाई जो है वो की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जा रही है, यानी अति सिंचाई जो है यहाँ पर रीज़न है किसका, भूमि के लेवल को जो है कम करने के लिए, भूमि डिग्रेडेशन के लिए जो है वो एक तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए ये सभी कारक जो हैं वो रीज़न है किसके लिए, सैलिनिटी एंड एल्केनाइन इन द सोइल, यानी कि मृदा के अंदर क्षारीयता जो है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। द माइनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ limestone of cement industries and calculate the soapstone, the ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere, यानी कि जो हमारे सीमेंट उद्योग हैं यहाँ पर जो चूना पत्थर जो हैं उनको एक तरीके से जब पीसा जाता है और मृदा जो है इससे बर्तन उद्योग में जो है चूना और सिरखड़ी जब इसका यूज़ किया जाता है तो वायुमंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, धूल जो है, धूल के कण जो है यहाँ बिखर जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं एक तरीके से। इसके साथ ही इट रिटेट्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑफ द लैंड, यानी कि इनकी जो है एक तरीके से भूमि पर परत जो है वो जम जाती है और मृदा को सोखने के लिए जो है क्षमता जो है एक तरीके से इट सेटल डाउन ऑन द लैंड काफ़ी ज़्यादा कम होती चली जाती हैं।